हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट द H1B वीजा इश्यूज जो आए हैं रिसेंटली। अभी हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है, इन्होंने जो है वो $1 लाख जो है वो फी जो है वो हाइक कर दिया है इन केस ऑफ H1B वीजा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये वीजा किसके लिए है या कौन जो लोग हैं वो इस वीजा के थ्रू जो है वो यूएस में एंटर करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, ये जो H1B वीजा है, ये क्या करती हैं, ये कंपनीज जो हैं, जो मतलब मेजर टेक कंपनीज जो हैं, ये क्या करती हैं, इफ दे वांट टू हायर, ठीक है, अगर इनको कोई इंडियन एम्प्लॉय कोई हायर करना है तो वहां पे जो है अलोंग विद द कुछ फीस जो है ये कंपनीज पे करती हैं। प्लस जो है अब उनको ये 1 लाख जो है ये भी पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हायर एन इंडियन वर्कर। ठीक है, यस, दिस फीस जो है, ये फीस जो है ये कौन पे करता है, दिस फीस हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कि कंपनी जो हायर करती है वर्कर्स को, वो कंपनी जो है ये फी पे करती है। ठीक है, अगर सपोज एक यूएस कंपनी है, उसको कोई इंडियन वर्कर हायर करना है, क्योंकि हमने देखा है हमारे बहुत सारे आईआईटी जो हैं, आईआईटियंस जो हैं, वो सब लोग बाहर जो है ब्रेन ड्रेन होता है, हमारा टैलेंट जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसमें कंपनीज क्या करती है, उनको ऑफर करती हैं, क्योंकि दे हैव अ टैलेंट। अब कंपनीज को जो है अपनी कंपनी की रेपुटेशन बिल्डअप करनी है, ज़्यादा अर्निंग करनी है, तो वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं वर्कर्स को फ्रॉम द इंडिया जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो कुछ फीस पे करते हैं, कुछ भी जो फीस वगैरह होती है, प्लस अब उनको ये जो वन H1B वीज़ा वाली फीस जो है, ये जो है $1 लाख जो है ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इट मीन्स जो वो कंपनीज़ जो हैं, नाउ इट बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर द कंपनीज़ टू हायर द अदर कंट्रीज़ टैलेंट। ठीक है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है कि ऐसा यह हुआ क्यों है कि इतना ज़्यादा जो 1 लाख का फीस जो है वो बढ़ाया गया है। रीज़न इसमें ये शो किया गया है कि जो कंपनीज़ हैं, वो जो है अमेरिकन जॉब्स जो हैं, वो जो है दूसरी कंट्रीज़ के सिटिज़न्स जो हैं वो उनको मिल रही है। ठीक है? अब हमें पता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उनके लिए क्या है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है? इसकी और प्लस जो जो मतलब जैसे पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, लोगों का कहना है कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ये इनकी जॉब्स को जो है मतलब उन पे कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसकी वज़ह से इन लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर हम यूएसए है, ये कोई कंपनी है, ये इंडियन वर्कर्स को हायर कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, जो अमेरिकन के जो सिटिज़न्स हैं, अमेरिकन सिटिज़न्स, वो आर्ग्यू करते हैं कि ये कंपनीज़ जो है, ये बाहर का टैलेंट हायर कर रही हैं, जिसकी वज़ह से वेजेस जो हैं वो इनको मिल रहे हैं, और इनकी इनकी जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो फॉरेनर्स को दी जा रही हैं, ना कि अमेरिकन्स को। तो जो एक प्रॉब्लमैटिक जो है वो अमेरिका के लिए बन गया है। इसीलिए जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प ही केम अप विद द $1 लाख का जो भी इन्होंने हाइक किया है। इससे क्या होगा, कंपनीज़ को जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जो है बाहर का टैलेंट अट्रैक्ट करना, और वो जो जॉब पहले एक सपोज़ इंडियन सिटिज़न को जा रही थी, नाउ इट विल बी मूव टू द अमेरिकन सिटिज़न। नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि ये जो टारगेट है कि इंडियंस जो है व्हाई आर दे हार्डेस्ट हिट, कि इंडिया पे ज्यादा इम्पैक्ट क्यों करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख वीजा जो है H1B वीजा इशू होते हैं, इसमें से जो 70,000 है, इसमें ये इंडियंस होते हैं। ठीक है, रेस्ट हो गया जैसे चाइना हो गया एंड देन अदर कंट्रीज में। तो यहाँ पे बात की गई है, सैलरी आर्ग्यूमेंट क्या यहाँ पे दिया है कि जो इंडियन यूथ है या इंडियन जो एम्प्लॉयज हैं, ये लोग फॉर एग्जांपल अगर एक अमेरिकन एम्प्लॉय है जो एक काम के लिए $95,000 जो है वो ले रहा है, एक इंडियन जो है वो इसके $85,000 में भी जो है वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसको बेस्ट टैलेंट मिल रहा है इन एन अफोर्डेबल रेट, यहाँ पे उसको अमेरिकन टैलेंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ये एक सैलरी आर्ग्यूमेंट दिया है कि दिस इज नॉट जस्ट कि H1B वीजा ये जो कंपनीज यूज कर रही हैं, दिस इज ओनली कि वो अपना जो है ये सैलरीज़ को थोड़ा कम रख सकें, क्योंकि देखो कंपनी को भी देखना है, उसको अपनी कॉस्ट को कम करना होता है। तो जब अपने कॉस्ट कम करेंगे तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जो अमेरिकन वर्कर जो इनसे 95,000 चार्ज करता है, वहाँ पे इंडियन वर्कर 85 या $80,000 में भी जो है काम करने को तैयार है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या दिया जा रहा है कि ये जो इंडिया जो है ये एक वेज सप्रेशन का काम कर रहा है, कि सस्ते वर्कर्स जो है वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं और अमेरिकन जॉब्स पे जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है कि ये जो स्टीलिंग जॉब्स नैरेटिव है कि ये जो लोग बाहर से आके हमारी जॉब्स को जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। पहले जब मैक्सिकन जो थे, देखो पहले क्या था कि जो मैक्सिकन वर्कर्स थे, ये वहां पे हाउसिंग
कंस्ट्रक्शन इसका काम करते थे बहुत मतलब सस्ते रेट्स पे, ठीक है? जैसे लेबर काम करती है, हम किसी देश में हैं तो जैसे यूपी, बिहार से ज़्यादातर लेबर जो है वो दूसरी स्टेट्स में जा के जो है सस्ते रेट में जो है वो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो वैसे ही यहाँ पे बात की गई है कि जो मेक्सिकन्स थे पहले वो लोग जो है अमेरिकन जॉब्स को इम्पैक्ट डाल रहे थे, जो लो स्किल वाली जॉब्स थी। अब शिफ्ट कहाँ पे चला गया है, ये हाई स्किल्स जो इंडिया से टैलेंट जा रहा है, ठीक है? तो पहले था कि मैक्सिकन्स जॉब स्टील कर रहे थे। अब नया क्रिटिसिज्म आ गया है कि यहाँ पे एच-1 वीज़ा के थ्रू इंडियंस पे ये इम्पैक्ट आ गया है। तो जो फॉरेनर्स हैं, दे आर टेकिंग द अपॉर्च्युनिटीज़ फ्रॉम द अमेरिकन सिटिज़न्स। इसीलिए जो है ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है यहाँ पे कि ये जॉब्स को चुरा रहे हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया गया कि सैलरी आर्गुमेंट कि कम सैलरी पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले जो शिफ्ट था फ्रॉम द लो स्किल्ड माइग्रेशन से अब हाई स्किल्ड माइग्रेशन को भी जो है अमेरिका टारगेट कर रहा है। पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जैसे कि स्टीफन मिलर हु इज आल्सो सपोर्टेड बाय द न्यूटनिक, दे आर इन फेवर कि हाँ ये जो फी हाइक है दिस इज एप्रोप्रिएट एंड दिस इज जस्टिसिएबल कि अमेरिकन टैलेंट इज बीइंग इम्पैक्टेड। नाउ जो है एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ये बोलते हैं कि हमें जो है व्हाट वी हैव टू अट्रैक्ट इज द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट। ये जो फॉरेन कंपनीज हैं व्हाई आर दे हायरिंग द अदर कंट्रीज टैलेंट, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर टैलेंट कि क्या पता उनमें इतना टैलेंट है कि वो कंपनी की जो ग्रोथ है उसकी प्रोग्रेस को वो बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं, ठीक है? इससे तो आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी कोई यूएसए में है, यूएसए की कंपनी है, वो इंडियन वर्कर्स को हायर कर रही है, इंडिया का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर उसने हायर किया है, मे बी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करवा सकता है कंपनी के लिए, या बहुत ज़्यादा कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ जो है वो करवा सकता है। लेकिन अगर आपने ये पॉलिसी ला दी यहाँ पे इतना जो उसकी फी पे करनी पड़ेगी, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा और कंपनी की ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगी। इसीलिए जो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी हैं, दे आर नॉट इन दिस फेवर कि कंपनीज़ की ग्रोथ है जो उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप ये पॉलिसी लाते हो या ये जो फी हाइक है इसको रखते हो। ठीक है? फिर इसमें अंडरलाइंग इकोनॉमिक ग्रीवियंस भी ऑब्वियसली इसमें है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है यूएसए में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है थोड़ा तंगी फेस करनी पड़ रही है, मतलब थोड़ा गरीबी में रहना पड़ रहा है। तो दिस इज़ समथिंग कि कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं, ठीक है? नाउ इसमें एक और आर्टिकल था कि जो पॉलिसी शिफ्ट है, अमेरिकन पॉलिसी शिफ्ट जो है वो अब गुड्स से लेके सर्विसेज़ पे भी आ गया। पहले गुड्स के ट्रेड में जो है वो टैरिफ्स लगा दिए जाते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज़ और लेबर मोबिलिटी को भी जो है ये इम्पैक्ट कर रही हैं अमेरिकन की पॉलिसीज़। और इसी का कॉन्सिक्वेंसेस यूएसए के लिए क्या होंगे कि यूएस कंपनीज़ की ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो है फी पे करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट द इफेक्टिव टैलेंट, ठीक है? इससे क्या होगा, ब्रेन ड्रेन जो है वो हो जाएगा। देखो, अगर एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पहले वो यूएस में काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी उसको सैलरी मिल रही थी, अच्छा ग्रोथ था कंपनी की। नाउ वो यूरोपियन यूनियन में चला जाएगा या किसी और कंट्री में चला जाएगा, वहाँ पे जाके काम करेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, टैलेंट भी जो है वो शिफ्ट करेगा। और इवन जो जितने भी जो यूएसए के जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, ये सब लोग जो हैं, ये इमिग्रेंट्स ही हैं यूएसए के। इतना जो तरक्की जो अमेरिका की है, दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ दीज़ इमिग्रेंट्स। अब आप इन्हीं को रोक रहे हो, तो आप ही की इकोनॉमी पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, आप ही की कंपनीज़ जो हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो रुकेगी। कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज यहाँ पे यूएस को जो है वो फेस करना पड़ेगा। पहले जो यूएसए में इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी, जो मतलब बिल्कुल ही जिन्होंने मोनोपोली बना ली हुई थी, या जो जिनका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, या जो अपने काम में इतना अच्छी थी। लेकिन अब बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ वर्कर्स, टैलेंटेड वर्कर्स, तो उसकी वजह से कंपनीज़ जो हैं वो धीरे-धीरे उनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ पे वो पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे थे, तो डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, तो ये इम्पैक्ट जो है वो यूएस की इकोनॉमी पे क्रिएट होगा। अब इंडिया के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ है कि आईटी सेक्टर डिसरप्ट करेगा कि जो हमारा इतना यूथ जो है जो बाहर के लिए जॉब करता था, मतलब अमेरिकन कंपनीज़ में जा जाके, तो उनके लिए एक थोड़ा यहाँ पे जो है निराशजनक सिचुएशन है, दे विल नॉट बी एबल टू गो टू अब्रॉड, रेमिटेंसेस कम हो जाएँगे। पहले इंडिया जो है माना जाता है कि ये लार्जेस्ट कंट्री है जिसको रेमिटेंसेस आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अदर चैलेंजेस भी होंगे कि इंडियन जो आईटी सेक्टर है वो थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज़ ऑफ एआई इंटेलिजेंस। एआई की वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जॉब्स पे लॉस हो रहा है। तो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इंडिया। लेकिन देयर इज़ अ पोटेंशियल सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया, मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी शो किया गया है इंडिया के लिए। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि देखो, ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई यूएस की कंपनी है, ये क्या करते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है वो इंडिया में जो है
इन्होंने एस्टैब्लिश किए होते हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं कि ये कंपनी ही होती है, एक बड़ी कंपनी, उसकी छोटी-छोटी ब्रांचेज़ या उसकी अदर जो है आर्म्स लाइक R&D हो गया, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा या उनकी कोई भी सर्विसेज़ जो हैं, तो वो क्या करते हैं अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को यहाँ पे खोलते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू कैन अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट एट द लोअर वेजेस, ठीक है? सस्ते में आप उनसे काम करवा सकते हो। ये कंपनी के जो मेन ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे हैं, लेकिन इन्होंने दूसरी-दूसरी कंट्रीज़ में जो है अपने ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। आधा काम यहाँ होता है, ठीक है? फिर ये काम यहाँ पे जो है ये पूरा चैनलाइज़ किया जाता है, तो ये ग्लोबल सेंटर्स हैं। इंडियंस जो है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं और अच्छे वेजेस पे जो है वो उनको काम मिल सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो इंडियंस जो पहले बाहर चले जाते थे, ठीक है? जो इंडियंस पहले बाहर की कंट्रीज़ में जाते थे, जिसकी वजह से जो है उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस करके ही जाता था। अब वो इंडिया में रह के ही काम करेगा और अच्छी सैलरी पे काम करेगा, ठीक है? तो जॉब्स तो मतलब इंडिया के लिए तो रही ना, क्योंकि देखो जो यूएस की कंपनी होगी उसको भी तो बेस्ट टैलेंट चाहिए ना। तो वो क्या करेगा इस चीज़ से बचने के लिए? वो इस चीज़ से बचने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स दूसरी कंट्रीज़ में खोल देगा और वहाँ के वर्कर्स को यहाँ पे एम्प्लॉय करेगा। ठीक है? यहाँ पे तो उनको एच-1 बी वीज़ा फी पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रह के वो काम करेंगे, इससे उनको सैलरी भी इंडियंस को अच्छी मिल जाएगी और इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी और कंपनीज़ का भी काम जो है वो चलता जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट अ पोटेंशियल सिल्वर लाइनिंग फॉर द इंडिया। बट अब इंडिया की क्या करना है? मतलब कि इंडिया इसमें क्या करे? क्योंकि अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल स्फीयर, जैसे हम वी यू नो हम ये नहीं ड हम किसी पे भी ना भरोसा नहीं कर सकते आज के टाइम पे, वेदर यूएस, रशिया, चाइना। तो यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे बोला है कि हम किस तरीके से जो है वो एक आर्टिकल जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उसमें अपना ज़िक्र किया था। एक मतलब गुजरात में उन्होंने रैली करी थी, तो ही ऑल्सो मेंशन्ड कि यार हम लोग इतने डिपेंडेंट हैं। हमारा सबसे बड़ा एनिमी ही ये है कि हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं। हमें अपने लेवल पे अपना जो है वो इनोवेशन इतनी लानी चाहिए कि हमारा टैलेंट यहाँ पे ही रहे, ठीक है? तो डिपेंडेंस को कम करना पड़ेगा। देखो, हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर गुड्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हमने देखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो चाइना से आती हैं। फिर उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं इनको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, पॉलीसिलिकॉन या फिर सोलर सेल्स की बात करें, टनल बोरिंग इक्विपमेंट्स की बात करें या मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, यहाँ पे हम इकोनॉमिकली जो है पूरा चाइना पे डिपेंडेंट हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर चाइना से कोई भी मतलब देखो चाइना के साथ कुछ भी अगर वॉर हो जाए या कुछ भी अगर मतलब अगर हम कोई भी पंगा नहीं ले सकते ना उनके साथ, अपनी इंटीग्रिटी पे बात आ जाएगी, क्योंकि देखो हमारी पूरी इकोनॉमी ही उन पे डिपेंडेंट है। फिर अगर हम बात करें रशिया की, रशिया हमारा सिक्योरिटी पार्टनर है। 70 60 टू 70% जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम रशियन ओरिजिन हैं। ऑल्दो हम फ्रांस, इज़राइल और यूएसए से भी ले रहे हैं, बट मोस्टली हम रशिया पे ही डिपेंडेंट हैं। अभी जो जेएनके पे अटैक्स हुए थे, अभी जो रिसेंटली हुए थे, उसमें भी चाइना का ही जो है S-400 सिस्टम जो है वो काम में आया था। अगेन हम लोग ऑयल पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो अगर हम चाइना के साथ रिलेशंस बिगाड़ेंगे तो हम यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मात खा जाएँगे। फिर उसके बाद यूएसए पे तो हम डिपेंडेंट हैं ही हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिकली भी हैं, डेमोग्राफिकली भी हैं और स्ट्रैटेजिकली भी हैं, कि हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पे यूएसए में जाके जो है वो काम करते हैं, व्हिच इज़ द सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस फॉर अस। डिफेंस की बात करें, मतलब स्ट्रैटेजिक सपोर्ट की बात करें, चाइना से डील करने के लिए हम यूएसए के साथ हैं। तो मतलब हम इस तरीके से इन सब के साथ उलझ गए हैं कि हम किसी के साथ भी यहाँ पे पंगा नहीं ले सकते इस टाइम पे। वी आर इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, मिलिटरीली डिपेंडेंट ऑन दीज़ अदर कंट्रीज़, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस का यही होगा, वी आर बीइंग इन अ टाइट कॉर्नर, कि हम स्ट्रांगली चाइना को कन्फ्रंट नहीं कर सकते बॉर्डर इश्यू पे। हम स्ट्रांगली रशिया को भी नहीं कंडेम कर सकते यूक्रेन वॉर के लिए, ठीक है? एंड इवन वी कांट डिफाई द यूएस ऑन की इश्यूज ड्यू टू द नीड फॉर द मार्केट, वीज़ा, टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए जो क्या होता है कि हमें अब क्या है कि हमें जो है एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लाना ज़रूरी है, और वो कैसे हो सकता है? द प्रपोज्ड सॉल्यूशन इज़ मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन, कि हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हमें इन कंट्रीज़ पे डिपेंड कम होना पड़ेगा। यार देखो, चाइना क्यों इतना टशन में चलता है? क्योंकि उसको पता है यार उसका मैन्युफैक्चरिंग इतना स्ट्रॉन्ग है, तू पंगा ले यार इंडिया, तू पंगा लेके तो बता। मतलब वो ऐसे सोचता है कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते। हमने उनका टिकटॉक टिकटॉक बैन किया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उनको इतना सा नहीं हिला चाइना। तो इसीलिए जो है हमें भी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो रे मैन्युफैक्चरिंग पे हम फ़ोकस कर सकते हैं, डाइवर्सिफ़ाई। हाँ, अब अगर
अलॉन्ग विद द फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स को, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हमें इन कंट्रीज़ पे ही डिपेंड रहना है। आप हम साउथ सदर्न कंट्रीज़ को जो है वो उसमें ले सकते हैं, अफ्रीका के साथ जो है वो डील्स वगैरह साइन कर सकते हैं, एफटीएज़ वगैरह। तो यही चीज़ जो है ये बोली गई है कि टू मच डिपेंडेंस ऑन दीज़ कंट्रीज़, इसकी वजह से हम फ्यूचर में जो है कभी ना कभी मात खाएँगे ही खाएँगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका है किस तरीके से जो इंडिया को तंग कर रहा है। तो जो सॉल्यूशन इज़ ओनली कि खुद से स्ट्रॉन्ग बनना जाना चाहिए, ठीक है? अब ये यूपीएससी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दिस यू कैन आंसर दिस एंड सॉल्व दिस। आंसर में आप जो है ये मेंशन कर सकते हो कि जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इट इज़ विटनेसिंग अ सिग्निफिकेंट रिट्रीट टुवर्ड्स द प्रोटेक्शनिज़्म। पर्टिकुलरली जो प्रोटेक्शनिज़्म जो है ये वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो हैं वो फॉलो कर रही हैं। पहले जो है गुड्स को टारगेट किया जाता था थ्रू टैरिफ्स, अब ये जो है ये सर्विसेज पे और लेबर मोबिलिटी पे भी जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है? तो उसके बाद चैलेंज क्या आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी पे कि आईटी सेक्टर डिसरप्ट होगा, रेमिटेंसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर उसके बाद ह्यूमन कैपिटल और एस्पायरेशंस जो हैं इन पे इम्पैक्ट होगा, स्ट्रेटेजिक डायलेमा है कि कौन से पार्टनर्स हमारे फेवर में हैं, जिनके साथ हम अपनी डील साइन कर रहे हैं कि क्या वो हमारे फेवर में है भी हैं कि नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से ये चैलेंज है। उसके बाद आप स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स दे सकते हो कि किस तरीके से जो है डिप्लोमैटिक और नेगोशिएशन किस तरीके से करेंगे कि हमें प्रोएक्टिवली एंगेज करना है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के साथ ताकि म्यूचुअली बेनिफिट्स हो सके दोनों कंट्रीज़ को। फिर लेवरेज कर सकते हैं हम इंडियन डायस्पोरा क्योंकि ऑलरेडी कंट्रीज़ में जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन डायस्पोरा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो फेयर फेयर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो होनी चाहिए। फिर डोमेस्टिक खुद पे ही रिफॉर्म करने पड़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत, डोमेस्टिक इनोवेशन सिस्टम, दिस हैज़ बीन इवन मेंशन्ड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को जो मैंने आपको बताया कि ये इस्टैब्लिश हम देखो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इस्टैब्लिश करने के लिए हमें ना वैसा एक इकोसिस्टम भी बनाना पड़ता है वहाँ पे। ये नहीं कि एक वहाँ पे सिर्फ़ सेंटर खोल दिया, चलो जी हो गया। वहाँ पे इस तरीके का एम्बियंस बनाना है, इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना है कि वहाँ पे अदर कंट्रीज़ भी आके जो है वो बोलें कि नहीं यार यहाँ पे बेनिफिशियल है खोलना, तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो दूसरी-दूसरी एमएनसीज़ की वो इंडिया को ही चूज़ करें कि वो यहाँ पे ही अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स प्रमोट करेंगे। ठीक है? देन डीपन एंड डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट मार्केट्स, हाँ, कि एक्सपोर्ट्स मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इकोसिस्टम प्रोवाइड इस तरीके से करना है कि कॉस्ट भी कम हो, टैक्सेस था का थोड़ा उनको जो है वो छूट वगैरह दे सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फिर फ्यूचर प्रूफिंग द वर्कफोर्स एंड इंडस्ट्री कि किस तरीके से जो है हम एक नेशनल मिशन लॉन्च कर सकते हैं कि अपनी आईटी वर्कफोर्स को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में जो है उसमें ट्रेन किया जाए। ठीक है? फिर उसके बाद जो है शिफ्ट करेंगे फ्रॉम कॉस्ट प्लस टू इनोवेशन प्लस मॉडल पे। कि रादर देन रिड्यूसिंग द कॉस्ट हमें अपनी इनोवेशन को बढ़ाना है क्योंकि जितना आप डेवलपमेंट करोगे उतना जो है वो आपकी तरक्की होगी, ठीक है? तो कंक्लूजन में आप दे सकते हो कि बाय लेवरेजिंग द डिप्लोमेसी से या स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक इनोवेशन अंडर द आत्मनिर्भर भारत एंड द फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ इट्स फ्लैगशिप आईटी सेक्टर, तो इंडिया जो है इस वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंथ में जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है? तो द स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स शुड एम नॉट जस्ट टू मिटिगेट द इमीडिएट लॉसेस बट टू बिल्ड एन इकोनॉमी दैट इज लेस डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज, ठीक है? तो दिस विल यू कैन राइट इन योर आंसर। इस तरीके से तो ज़रूर क्वेश्चंस आएँगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमेरिका जो है इनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर ही मिलेंगे आपको मेंस में देखने को, ठीक है? आई होप दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क दैट इन द